नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी जल्द लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का करेंगे शुभारंभ। एक्सप्रेसवे के शुभारंभ के साथ पीएम मोदी 2 हाईवे का भी करेंगे शिलान्यास। उत्तर प्रदेश में अब 6 महीने हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, जारी हुआ आदेश। काशी में 4 से 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति बैठक। वाराणसी में जुटेंगे ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि। चारधाम यात्रा में बढ़ती भीड़ को लेकर सीएम धामी ने एसओपी बनाने का दिया निर्देश। कहा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। फरीदाबाद में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाया अभियान। राजीव कॉलोनी में सुबह 5 बजे सर्च ऑपरेशन। दिल्ली, यूपी समेत 17 राज्यों में भारी बारिश और ओले गिरने का अलर्ट। 90 की स्पीड से चलेंगी हवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधा आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एक यशस्वी नेतृत्व में खेती और किसानी के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, उसके कारण अन्नदाता किसानों के जीवन में हुए परिवर्तन और अन्नदाता किसान भी समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ते हुए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। ये सब देख करके सुखद अनुभूति होती है। हम सब इस बात को देखते हैं कि आज से 12 वर्ष पहले देश के अंदर अन्नदाता किसान सर्वाधिक मात्रा में आत्महत्या कर रहे थे। अगर हम 2005 से लेकर के 2014 के बीच के इस कालखंड को देखें, लाखों की संख्या में देश भर में किसानों ने अलग अलग स्थानों पर आत्महत्या की थी। आत्महत्या के पीछे भी एक त्रासदी थी। अच्छी क्वालिटी का बीज न मिलना, लागत का बढ़ना, उत्पादन का कम होना, अन्नदाता किसान को एमएसपी, आपदा से बचाव के लिए कोरोना और उन्हें कोई राहत न उपलब्ध करवाना। अपनी किस्मत से अन्नदाता किसान ने मेहनत करके अन्न उत्पादन कर भी दिया, क्रय की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, उसका कोई अच्छा एमएसपी नहीं मिल पाता था। स्वतंत्र भारत है जब अन्नदाता किसान को देश के अंदर कोई सरकार ही होगी कि जैसे हम अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए अपना हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, ऐसे ही धरती मां परीक्षण होना चाहिए और सॉयल हेल्थ कार्ड अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री जी ने सभी अन्नदाता किसानों के लिए फ्री में उपलब्ध कराने का कार्य 2014 में प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, इसको लागू करवाया। देश का लाखों करोड़ रुपया दलहन और तिलहन के आयात में हमें खर्च करना पड़ता था, दुनिया के देशों को देना होता था, उसको किस्म के बीज अन्न करके दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष की कार्रवाई और हमारा अन्नदाता किसान साहूकार के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, कर्ज के नीचे नहीं दबेगा। जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उपलब्ध करवाना, मंडियों की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, किसानों के लिए की गए
सरकार ने भी जो कदम हम सब ने उठाए हैं वो अभूतपूर्व हैं। हमारी सरकार की पहली कैबिनेट 2017 में हुई इस बात को लेकर के थी कि कर्ज के नीचे जो किसान दबे हुए हैं उन किसानों को उससे मुक्त करने के लिए हमने फसल ऋण की एक विशेष योजना प्रारंभ की थी। वहीं से योजना प्रारंभ हुई। पहली बार लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को प्राप्त हो और जगह जगह सरकारी क्रय केंद्र खोल करके उसकी उपज को खरीदने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। दशकों से प्रदेश के अंदर जो सिंचाई की परियोजनाएं लंबित थी उन सिंचाई की परियोजनाओं को प्रारंभ करने, उन्हें पूरा करने का कार्य किया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बाणसागर परियोजना हो, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो या बुंदेलखंड से जुड़ी हुई परियोजनाएं, इन सभी परियोजनाओं को हम लोगों ने लग करके पूरा किया और पूरा करने के साथ ही 24 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई है। पहली बार हुआ है जब निजी नलकूप यानी सरकारी नलकूप में तो हम फ्री में पानी देते ही है, बिजली देते ही है, लेकिन निजी नलकूप में भी किसानों को फ्री में बिजली देने की व्यवस्था की। वो सारा पैसा 3,000 करोड़ रुपए हम अपनी सरकार के खजाने से भरते हैं, लेकिन किसान को राहत हो इसके लिए कदम उठाए हैं। ये पहली बार हुआ। अन्य अनेक प्रकार के कदम उठाए गए और आज मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अच्छी उर्वरा भूमि रखता है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सिंचित भूमि हमारे पास है। अगर हम इस भूमि को देखें कि कितना प्रतिशत, हमारा लगभग 86% भूमि सिंचित है। तीनों प्रकार की फसलें यूपी के अंदर आज के दिन पे ली जा रही हैं, रबी की भी, खरीफ की भी और जायद की भी। तीनों प्रकार की फसलें यूपी के अंदर ली जा रही हैं। किसान जहां मेहनत कर रहा है वहां उसको अच्छा दाम भी मिल रहा है। लोगों ने मेहनत करना शुरू किया, अच्छा काम शुरू किया, आज परिणाम भी सामने आने शुरू हुए। लेकिन किसान, हमारे अन्नदाता किसानों की मेहनत का परिणाम हमारे सामने आया है। इसने उत्तर प्रदेश को समृद्ध राज्यों की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया, बीमारूपन दूर कर दिया यूपी का। 8% से कृषि विकास की दर को लगभग 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है हमारे अन्नदाता किसानों ने। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है, जबकि क्षेत्रफल में यूपी देश के अंदर चौथे स्थान पे आता है। चौथे स्थान पर है, लेकिन सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है, सबसे ज्यादा चीनी मिलों का संचालन कर रहा है, सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन कर रहा है, सबसे ज्यादा इथेनॉल का उत्पादन कर रहा है, सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन कर रहा है, वेजिटेबल का उत्पादन कर रहा है, सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन कर रहा है। ये इसलिए हो पाया है क्योंकि सरकार के साथ साथ अन्नदाता किसानों ने भी मेहनत करना प्रारंभ किया और उसका परिणाम हम सबके सामने है। ये सरकार अलग अलग फसलों के समय में, रबी के समय रबी गोष्ठी, खरीफ के समय खरीफ गोष्ठी इसीलिए करती है कि हम अन्नदाता किसानों को बीज की क्वालिटी के बारे में बता सकें, तकनीक के बारे में जानकारी दे सकें, शासन की योजनाओं से अवगत करा सके और सरकार आगे क्या कदम उठाने जा रही है इसके बारे में उनके सुझाव को भी ले सकें। कहां पे परेशानी है, हम सबका मानना है
कि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अन्नदाता किसान उसका माध्यम बनेगा। अन्नदाता किसान से इस लक्ष्य को हम आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं और हमारा अन्नदाता किसान शोषण से मुक्त हो, अभाव से मुक्त हो, अन्नदाता किसान के सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती न हो। जहां सरकार का काम उन सभी बैरियर को हटाना है, वहीं सरकार का काम यह भी है कि हम सुविधा संपन्न करने के साथ साथ किसान को मंडी के साथ जोड़ने का काम भी करें। अच्छा सीड उसे उपलब्ध हो सके, समय पे जो भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक हो सके। और आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सफलतापूर्वक संभव हो पा रहा है। इस संभव का ही परिणाम है कि देश के अंदर लगभग 11% भूमि में हम 21% खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं। यानी भारत की कुल कृषि उत्पादन की, कृषि योग्य भूमि की केवल 11% यूपी के पास है। आबादी 16 से 17% है, लेकिन खाद्यान्न हम इसी भूमि में उत्पादन कर रहे हैं 21% खाद्यान्न का उत्पादन हमारा अन्नदाता किसान पैदा कर रहा है। तमाम खाद्यान्न में, वेजिटेबल्स में, औद्यानिक फसलों में उत्तर प्रदेश आज देश को लीड कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे सामने चुनौतियां भी हैं और मुझे लगता है देश के अंदर कमोबेश बहुत कम ऐसे राज्य होंगे जिन्होंने किसान के साथ साथ किसान के जो सह किसान हैं, बटाईदार, उनको भी और उनके परिवार के सदस्यों को भी किसी भी आपदा में हादसे का शिकार होने पर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना से कवर करने का काम किया। हर वर्ष 1000 करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं। कोई किसान किसी आपदा की चपेट में आ गया, अतिवृष्टि से, अनावृष्टि, किसी लू से, किसी आकाशीय बिजली का शिकार हो गया, वन्य जीवों के संघर्ष में शिकार हो गया, 5 लाख रुपए की सहायता अगले 24 घंटे के अंदर उस परिवार को उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार करती है। देश के अंदर अन्य राज्यों में नहीं, हम यूपी के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। लागत का 1.5 गुना दाम हम अन्नदाता किसान को उपलब्ध करवा रहे हैं। हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। लेकिन हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। अच्छा बीज मिले, इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर लखनऊ में सीड पार्क का भी निर्माण किया जा रहा है। कुशीनगर में कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र आज किसानों को उत्तम तकनीक देने और बीज की क्वालिटी के बारे में जानकारी के एक माध्यम बने हैं। इस सब के बावजूद बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। मेरा मानना है जितना हमने अपना उत्पादन बढ़ाया है, इस उत्पादन में अभी लगभग 3 गुना और हम वृद्धि कर सकते हैं। हमें बीज की क्वालिटी को देखना होगा, तकनीक को अपनाना पड़ेगा और समय पे खेती बाड़ी को और फसल चक्र को अपनाना पड़ेगा। उत्पादन अपने आप बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए हम उस दिशा में कार्य अपना प्रारंभ करें। ये चुनौती है। सबसे पहली, खेत में सही बीज किसान को प्राप्त हो। उत्पादन का पहला कार्य यहां से प्रारंभ होगा। लागत को कम करने की तैयारी और उत्पादन को बढ़ाने की तैयारी। हम खाद्यान्न कितना भी, औद्यानिक फसल कितना भी और वेजिटेबल कितनी भी हम उत्पादन कर लें, लेकिन याद रखना, अगर आपने एक्सपोर्ट के लायक उत्पाद, प्रोडक्ट नहीं तैयार किया तो फिर आपको जितना मुनाफा होना चाहिए नहीं होगा। आप याद करिए ना, औद्यानिक फसलों में आम
इसी समय तैयार होता है, यही सीजन है, आगे बढ़ता है। जुलाई में एक्सपोर्ट हो सकता था, लेकिन उसकी क्वालिटी पहले दिन से तय करनी पड़ेगी। जिस आम का दाम यहां 40 रुपए 50 रुपए मिलेगा, वही आम अगर यूरोप के देशों में जाएगा, अमेरिका में जाएगा या दुनिया के तमाम अन्य देशों में जाएगा, वही आम 800 से 1000 रुपया दाम आपको दे देता है। कार्गो का दाम कितना भी लागत आएगी, वो मुश्किल से 150-200 रुपए तक पड़ेगी। तो भी तो अगर 800 रुपए मिलता तो भी तो 600 रुपए का आपके 1 किलो में बचते हैं। लेकिन वो क्वालिटी देखना, उसको बनाना, इसके लिए उस तकनीक की जानकारी दी जाती है। सरकार ने अपने स्तर पर कुछ केंद्र इसके लिए विकसित किए हैं, कार्गो के सेंटर भी विकसित किए हैं, कर भी रही है। लेकिन इसकी तैयारी के साथ हमें अपने आप को देखना। तो जो खाद्यान्न हम उत्पादन करें, जो वेजिटेबल उत्पादन करें, जो औद्यानिक फसल हम पैदा करें, न्यूनतम केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग करना, न्यूनतम हो, उन मानकों पर खरा उतर सकें जो निर्यात करने लायक भी हो। और इसके लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है भारतवासियों के सामने। गौ आधारित खेती है ये। गौ माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए गौ माता की रक्षा भी होगी, लेकिन केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से आपकी खेती को बचाव करने के साथ साथ लागत को कम करने का भी एक माध्यम हो सकता है। हमें इसमें कार्य करना होगा। और कृषि, आपसे बड़ा वैज्ञानिक कौन है? हमारा किसान तो व्यवहारिक जगत में स्वयं में एक वैज्ञानिक है। उसे पता है कब फसल बोनी है, कब करनी है, कब क्या करना है, लेकिन उसको आपस में तारतम्य के साथ जोड़ने की तैयारी है। अतिवृष्टि अनावृष्टि से बचने के लिए हमें अभी से मौसम विभाग के द्वारा दिए जाने वाले समय समय पर बुलेटिन को अपने साथ जोड़ना और उसके अनुरूप अपनी फसल चक्र को तैयार करना। ये सभी कार्य अगर हम आगे बढ़ा सकते हैं तो किसान की आमदनी बढ़ेगी, साथ साथ फसल की विविधीकरण की तरफ भी ध्यान देना है। सहफसली लेना, गन्ना के साथ ले सकते हैं आप, अन्य फसलों के साथ भी, वेजिटेबल्स के साथ भी आप उसको ले सकते हैं। जो किसान कर रहा है अच्छा मुनाफा कमा रहा है और मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश में किसानों ने इन सभी तकनीकों को अपने यहां अपनाने में कोई कोताही नहीं बरती, तेजी के साथ वे उधर बढ़े हैं। मुझे गत वर्ष मध्य यूपी में कई जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने देखा वहां का अन्नदाता किसान जैसे ही गेहूं की फसल अपने काटा, वह तत्काल उसने अपने खेत में मक्का की खेती प्रारंभ कर दी। और मैंने स्वयं कृषि मंत्री जी ने उन खेतों में जाकर के देखा। हम लोगों ने जब उन किसानों से पूछा भी इससे कोई मुनाफा हुआ, उन्होंने कहा हाँ साहब, प्रति एकड़ 1 लाख रुपए की बचत उनको हो रही, 1 लाख रुपए प्रति एकड़। यानी पहले यूपी में सिंचाई की सुविधा नहीं थी, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, क्रय केंद्र नहीं थे, सरकार की कोई सुविधा नहीं मिलती थी, तो वही किसान एक फसल 2 फसल बामुश्किल बोता था, अच्छे बीज भी नहीं मिल पाते थे। आज वही किसान अपने खेत में 3-3 फसल ले रहा है, अच्छा मुनाफा कमा रहा है, अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है, बिना कुछ टैक्स बढ़ाए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किसान को कई अच्छा पैसा एमएसपी की माध्यम से देना प्रारंभ किया। गन्ना किसानों के बारे में शाही जी बता रहे थे ना कि 2016-17 में 300 रुपए था, आज हम प्रति क्विंटल 400 रुपया किसान को दे रहे हैं, 400 रुपया। यानी ये चीजें दिखाती है कि सरकार लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है
और हम सभी लोग मिलकर के इसमें अगर सहयोग कर लें, तकनीक को समय पे उत्पाद अपना ले, अच्छी क्वालिटी के बीज अपना ले, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को न्यूनतम स्तर पर लाने और उसको प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाने का कार्य करेंगे तो उसका बेहतरीन लाभ हम सबको प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर खरीफ गोष्ठी इस फसल के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये सौभाग्य की बात है कि यूपी में तीनों प्रकार की फसल को यूपी का किसान यहां व्यापक पैमाने पे उत्पादन करने का काम करता है। ये खरीफ की गोष्ठी खरीफ की फसल की चुनौतियों के बारे में, हमें तकनीक का उपयोग करते हुए फसल चक्र को ध्यान में रखते हुए जो भी परिस्थिति आपके सामने आती है उसका मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस बार मानसून औसत से कम दिखाया जा रहा है। हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? खरीफ गोष्ठी उसमें आपको एक गाइडेंस का काम कर सकता है, सही दिशा देने का काम कर सकता है। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर इस खरीफ गोष्ठी में आए हुए आप सभी अन्नदाता किसानों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृषि मंत्री जी और उनकी पूरी टीम को गोरखपुर में 3 मंडलों की इस खरीफ गोष्ठी के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं और विश्वास करता हूं कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर और विकसित खेती किसानी ये आज की आवश्यकता है और चुनौतियों के समय भी हमारा अन्नदाता किसान अपनी खेती बाड़ी से अपने आप को बाहर नहीं किया था। कोविड कालखंड में हमने आपकी ताकत को देखा है। आने वाले समय में भी हम उन देश के सामने, समाज के सामने आने वाली किसी भी चुनौती का मुकाबला इसी रूप में कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस खरीफ गोष्ठी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए आप सभी का खरीफ गोष्ठी में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और अब आपको सीधा लिए चलते ऋषिकेश, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो ऋषिकेश से सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर अखिल भारतीय महापौर की 117वीं कार्यकारी समिति की ये बैठक है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे हुए हैं। ऋषिकेश से ये सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जाते हैं या उनके जीवन को परिवर्तित कर जाते हैं। इसलिए आज आप सभी के पास एक बहुत सुनहरा अवसर है जिसके माध्यम से आप अपने शहर के विकास में, लोगों के विकास में, गरीब लोगों के उत्थान में, जरूरतमंद लोगों को सहायता करने में अमिट योगदान देकर स्वयं को जनमानस के हृदय में स्थायी रूप से स्थापित कर सकते हैं कि हमेशा जब भी उनके जीवन में कोई महत्वपूर्ण पल आए तो याद करें कि हमारे महापौर ने उस समय ये काम किया था, उसके कारण से मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुआ, मेरे बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिला, मुझे सहायता मिल गई, मेरे घर के सामने जो है ये पुल बन गया, मेरे सामने नाली बन गई, सड़क बन गई, यहाँ पानी की बड़ी समस्या थी ये दूर हो गया, यहाँ बहुत गंदगी थी ये गंदगी दूर हो गई। इस प्रकार के कुछ काम सच में आप सब कर सकते हैं। साथियों, हम सभी को समझना होगा कि यदि हमारा प्रत्येक शहर स्वच्छ होगा तो पूरा भारत स्वच्छ होगा, क्योंकि आपके शहरों से प्रेरणा लेकर, आपके शहरों को देखकर छोटे नगर पालिकाओं वाले,
नगर पंचायतों वाले या छोटे गांव मोहल्ले, क्योंकि सबका काम शहर से होता है, सबको शहर आना पड़ता है। आपका तो बहुत ही बड़ा नगर निगम है वहाँ का, तो उन सब से प्रेरणा लेकर अन्य लोग भी इस दिशा में प्रेरित होंगे। यदि हमारा प्रत्येक शहर स्मार्ट होगा तो भारत भी स्मार्ट बनेगा। यदि हमारा प्रत्येक शहर हरित और पर्यावरण अनुकूल होगा तो पूरा भारत हरित और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। और यदि हमारा प्रत्येक शहर सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध होगा तो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है और आज पूरा देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, तमाम चुनौतियां हैं, तमाम आज विश्व की चुनौतियां हैं। कहीं मिडिल ईस्ट में आज युद्ध हालात हैं, बावजूद भी हमारे देश के अंदर अनेक चुनौतियों के बावजूद भी हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। निरंतर सारे कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, यदि आप सभी ठान लें कि मैं अपने शहर को देश का सर्वश्रेष्ठ शहर बनाऊंगा तो निश्चित रूप से भारत का प्रत्येक शहर विकास की नई ऊंचाइयों को लेगा। साथियों, इस बड़े परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण वाहक आप लोग हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने अपने शहरों को स्वच्छ, सुरक्षित, हरित, सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य करते रहेंगे। आपके प्रयास न केवल आपके शहरों और राज्यों के विकास को नई गति देंगे, बल्कि विकसित भारत के निर्माण में भी अपना योगदान देंगे, महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का मैं एक बार फिर से देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं और आप सबको मैं शुभकामनाएं देते हुए कि देवभूमि का आशीर्वाद आप सबके साथ बना रहे और यहाँ से एक नई ऊर्जा लेकर आप जाएं और दुगने जोश के साथ, दुगने उत्साह के साथ, दुगनी ऊर्जा के साथ अपने अपने कर्म क्षेत्र पर कर्मरती बने। यही मेरी शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। अहम खबर आपको बताएंगे। पटना में खानसर कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग की बात सामने आई है। 5 से 6 राउंड फायरिंग होने की सूचना। सड़क किनारे लगे पोस्टर और बैनर भी फाड़े गए। खानसर के कोचिंग सेंटर के बाहर जमकर फायरिंग हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 5 से 6 राउंड फायरिंग होने की सूचना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पटना में खानसर कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 5 से 6 राउंड फायरिंग होने की सूचना। सड़क किनारे लगे पोस्टर और बैनर भी फाड़े गए। खानसर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग। पटना में खानसर कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खानसर के कोचिंग सेंटर के बाहर जमकर फायरिंग होने की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुर्ग में एक साथ उठी 4 अर्थियां। हिमाचल प्रदेश हादसे में बुझा परिवार। हादसे में आईटी इंजीनियर समेत कुल 8 की मौत। चंबा जिले में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार। खाई में कार गिरने से 8 लोगों की हुई थी मौत। दुर्ग जिले के अरविंद चंद्राकर पत्नी और दोनों बेटों की जान गई। रायपुर एयरपोर्ट से 4 एम्बुलेंस में शव पहुंचा कुथरेल। शव पहुंचते ही अंतिम दर्शन के लिए उमड़े ग्रामीण। बच्चों की टाइकोंडो प्रतियोगिता के बाद हिमाचल गया था परिवार। प्रतियोगिता खत्म होने के पास क्षेत्र में घूमने निकला था परिवार। 29 मई की रात गहरी खाई में कार अनियंत्रित होकर गिर गई थी,
जीपीएस लोकेशन के आधार पर वाहन का पता चला और कोटरेल गांव में जली एक साथ 4 चिताएं। शव पहुंचते ही अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ पहुंची। गांव में मातम पसरा। जीपीएस लोकेशन के आधार पर वाहन का पता चला था। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। मैहर जिले के अमरपाटन से साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर पीएचई विभाग के एक रिटायर्ड अधिकारी से 22 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। ग्राम इटमा कोठार निवासी मानेंद्र सिंह राठौर को साइबर अपराधियों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी। करीब 13 दिनों तक फोन, वीडियो कॉल और मैसेज के जरिए उन्हें मानसिक दबाव में रखा गया। आरोपियों ने उनकी बैंकिंग और संपत्ति संबंधी जानकारी हासिल कर 4 एफडी तोड़वाकर 22 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा दिए। बाद में 8 लाख रुपए की मांग की गई, तब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी अनजान कॉल या वीडियो कॉल पर भरोसा न करने की अपील की है। कल अमरपाटन थाना में एक मानेंद्र सिंह जो इटमा कोठार के रहने वाले हैं और सेवानिवृत्त टाइमकीपर रहे हैं पीएचई विभाग में, वो थाने पहुंचे। उन्होंने जो घटनाक्रम बताया है कि 5 मई को एक उनके पास में कॉल आया और उनको एक टेलीकॉम कंपनी में कार्यरत अधिकारी महिला ने फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग में आपके अकाउंट का उपयोग हुआ है और आपके अकाउंट में लेन देन हुआ है, जिसका वेरिफिकेशन सीबीआई और दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। थाने में फरियादी मानेंद्र सिंह हैं राठौर, ये ग्राम इटमा कोठार थाना अमरपाटन में रहते हैं और कल आकर के इन्होंने लिखित में शिकायत दी कि वो पीएचई विभाग से रिटायर्ड हैं, 2020 में रिटायर्ड हुए थे यहीं अमरपाटन से, और साइड में उनका बसों का व्यापार वगैरह भी चलता है, व्यवसाय है। और इन्होंने शिकायत में जो उल्लेख किया था उसमें ये था कि 5/5/2026 को शाम करीबन 5 बजे इनके पास एक नॉर्मल कॉल आया जिसमें कोई महिला बात कर रही थी। 5 तारीख को काम विभाग से एक मैडम का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि मिस्टर मानेंद्र सिंह, आपके नाम से दिल्ली पुलिस में एफआईआर है, आपको मनी लॉन्ड्रिंग केस में संलिप्त होना पाया गया है। और तो हमने बोली कि आप तत्काल 2 घंटे में दिल्ली पहुँचें। तो हमने कहा मैडम मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं दिल्ली 1-2 घंटे में नहीं 2 दिन में भी नहीं आ सकता। दिल्ली हमारे यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है। पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम एक बार फिर से बदलने जा रहा है। 3 जून से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाला नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कई जिलों में हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और आसमानी बिजली भी चमक सकती है। इसी बीच राज्य के सभी जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है, जिससे फिलहाल लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में तापमान में औसतन 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई और इसके बावजूद राज्य का औसत तापमान सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस नीचे बना हुआ है। भटिंडा में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। अन्य जिलों में अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ है। तापमान नियंत्रित रहने से हीटवेव जैसी स्थिति फिलहाल नहीं बन रही है और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है।
फरीदाबाद नेहरू कॉलोनी इलाके में आज सुबह नगर निगम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़फोड़ अभियान शुरू किया है। कई जेसीबी मशीनों के साथ पहुंची टीम ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी। जानकारी के मुताबिक अवैध रूप से रह रहे लोगों को पहले ही 2 दिन का समय दिया गया था। इसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। इलाके में स्थितियों को नियंत्रित रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया और पूरे क्षेत्र को बैरिकेडिंग कर सील कर दिया गया। सैनिक कॉलोनी और आपको बता दें कि बाटा मोड़ 3 नंबर और 4 नंबर के रास्तों को बंद कर दिया गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। करीब 50 फुट के दायरे में आने वाले मकानों को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। ये कार्रवाई एलिवेटेड फ्लाईओवर और आरआरटीएस परियोजना के लिए जमीन खाली कराने के उद्देश्य से की जा रही है। स्थानीय लोग अपने घरों से जरूरी सामान निकालते नजर आए हैं। चंडीगढ़ से खबर है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हिसार का दौरा है। पूर्व सीएम स्वर्गीय चौधरी भजन लाल की पुण्यतिथि पर नमन किया और आधुनिक हरियाणा निर्माण में रहा अहम योगदान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हिसार का दौरा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, हिसार के दौरे पर मुख्यमंत्री मंदसौर में कांग्रेस विधायक विपिन जैन का शिवाना शुद्धिकरण मिशन लगातार जारी है। आज इसी अभियान ने 127वें दिन में प्रवेश कर लिया है। नदी की सफाई और संरक्षण के इस अभियान में पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन भी शामिल हुई। साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग श्रमदान करते नजर आए हैं। मंदसौर की जीवनदायिनी शिवना नदी को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से विधायक विपिन जैन लगातार 127 दिनों से अभियान चला रहे हैं। शिवना शुद्धिकरण मिशन के तहत हर सुबह 7 बजे विधायक स्वयं कार्यकर्ताओं के साथ नदी किनारे सफाई अभियान में जुटते हैं। इस अभियान को अब 4 महीने से अधिक का समय हो चुका है और इस मुहिम में पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन विशेष रूप से शामिल हुई हैं। उनके साथ जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी श्रमदान किया है। घाटों की सफाई के साथ ही पुताई का क्षेत्र को स्वच्छ और आकर्षक बनाने का काम भी किया गया। विधायक का कहना है कि जब तक शिवना पूरी तरह से स्वच्छ नहीं हो जाती, यह अभियान जारी रहेगा। अब तक सैकड़ों ट्रॉली कचरा निकाला जा चुका है और कई घाटों का स्वरूप बदल जा चुका है। यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप लेता नजर आ रहा है और जिससे स्थानीय लोग और स्कूली बच्चे भी जुड़ रहे हैं। विधायक हैं, कांग्रेस के जो पूर्व सांसद है, आज का जो इनका जो लगातार जो शिवना शुद्धिकरण का जो लगातार जो दिन है वो 127 दिन हो चुके हैं। और यहाँ पर आज पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन भी आई थी और लगातार इस नदी में जो हर साल जो जलकुंभी यहाँ पर हो जाती है, जो शहर का जो गंदा पानी है वो इस नदी में मिल जाता है। उसी को लेकर के आज कांग्रेस लगातार 127 दिन उन्हें यहाँ पर हो गए हैं और लगातार इस नदी को ये साफ कर रहे हैं। और इनके जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उन्हें ये अपील करते हैं कि सुबह लगभग 2 घंटे इस नदी को साफ करने में जो इनकी टीम है लगातार वो काम कर रही है। और आज भी यहाँ पर पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, विधायक विपिन जैन और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर इस नदी को श्रमदान यहाँ पर लगातार यहाँ पर सफाई करते यहाँ पर हैं। और ये मिशन है, इनका जो मिशन है कि शिवना नदी साफ हो, सुथरी हो, क्योंकि यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है भगवान पशुपतिनाथ का, जो कि अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ है, विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ हैदर खान, के न्यूज मंदसौर। और अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के बदले जिले के प्रभार, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
एक निश्चित समय अंतराल पर बदलते हैं मंत्रियों के प्रभार। अहम खबर आपको हम बता दें, सीएम योगी ने मंत्रियों के नए जिलों को प्रभार दिया। मंत्रियों को नए जिलों का प्रभार दिया सीएम योगी ने। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक निश्चित समय अंतराल पर ही बदलते हैं। सीएम योगी ने मंत्रियों को नए जिलों का प्रभार दिया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के बदले जिलों के प्रभार। अहम खबर आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के जिलों के प्रभार बदले जाने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, मंत्रियों को नए जिलों का प्रभार सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि समय से पहले ही ये बड़ा फैसला लिया गया। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, देखा जाए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के जो भी मंत्री हैं उनके पास उत्तर प्रदेश के जिलों का कार्यभार रहता है, उसी के चलते समय अनुसार जो है मुख्यमंत्री कार्यभार को बदलते रहते हैं। अब उनके द्वारा एक बार फिर जो है कार्यभार को बदला गया है। अब जो भी मंत्री, कैबिनेट मंत्री हो या मंत्री हो या राज्य मंत्री, सभी का जो है कार्यभार एक बार फिर बदलते हुए मुख्यमंत्री ने अपने आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर बड़े तौर पर देखा जाए जिस प्रकार से जो है चाहे दारा सिंह चौहान है और किसी मंत्री को जो है दो जिले दिए गए हैं, किसी मंत्री को एक जिला दिया गया, इसी प्रकार से तय किया गया है। नए तौर पे अगर देखा जाए मनोज पांडे जो है रायबरेली से मजबूत करके उनका गढ़ माना जाता है, लेकिन उनको सीतापुर दिया गया है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से और भी भूपेंद्र चौधरी को जो है आगरा का कार्यभार दिया गया है। हालांकि वो पश्चिम के मजबूत नेता हैं और उनका 2022 के चुनाव में बहुत बड़ा रोल रहा, लेकिन जिस प्रकार से देख सकते हैं कि आगरा क्षेत्र उनके पास गया है। तो इसी प्रकार से जो है सभी, नितिन अग्रवाल अगर देखा जाए तो हरदोई के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन उनके पास अब की बार बदल करके मुख्यमंत्री के आदेशानुसार जो है लखीमपुर का क्षेत्र जो है आपकी उनके कार्यभार के अंतर्गत दिया है। तो इसी तरीके से सभी मंत्रियों को उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं सभी को बांटा गया है। और जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक आ रहा है, उसी के चलते जो है ये फैसला लिया गया है। अब इन सभी मंत्रियों को जो है अपने पुराने क्षेत्र छोड़ करके इन जिलों में जा करके अपनी स्थिति मजबूत करनी है। वहाँ का जो संगठन है उस संगठन को देखना है और विधानसभा 27 की पूरी तरीके से तैयारी करनी है। जी बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा फैसला सामने आया है, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।